हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे ना बेटा। तो हमारा आज सेमीकंडक्टर का 4th लेक्चर है बेटा जी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन की बात की थी और सेकंड के अंदर कुछ बताया था कि एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, और थर्ड वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल किसको लेके की थी? सोडियम को लेके की थी। तो अपने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम बात करेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की, तात्विक अर्धचालक। यानी अपनी एनसीईआरटी भी एनर्जी बैंड को लेकर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में कुछ बताती है। ठीक है, तो आज हम क्रिस्टल लेंगे बेटा जी, सिलिकॉन क्रिस्टल को लेके चलेंगे। वैसी ही कहानी होगी जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए। ठीक है ना बेटा? तो हम स्टार्ट करते हैं किसके लिए? एनर्जी बैंड्स इन सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, यानी सिलिकॉन क्रिस्टल में एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। तो देखो बेटा, जब हम बात करें विलगित परमाणु की, यानी ऐसे एटम जो किसी दूसरे एटम से कोई रिलेशन ना रखे, यानी कोई परमाणु कितने भी हो लेकिन वो आपस में क्या हो बेटा जी, उनकी दूरियां बहुत ज्यादा हो। आपस में क्या हो? उनकी दूरियां बहुत ज्यादा हो, यानी वो आपस में इंटरेक्ट ना करे, कोई किसी का पड़ोसी ना हो, दुनियादारी से दूर, यानी सबसे अलग एटम। ठीक है ना? तो वैसे मैं आपको सोडियम वाले में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं बेटा जी विलगित परमाणु के बारे में। विलगित परमाणु के बारे में फिर से थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं देख रहा हूं, अपनी क्लास थोड़ी चेंज हुई है ना, तो कहाँ तक आता है? हाँ, ये छपा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो विलगित परमाणु है, इसमें हम कोई भी एटम लेके चलते हैं, जैसे इसका ये न्यूक्लियस है, तो हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि यहां पे है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्ट, यानी ये पारस्परिक क्रिया किस किस के साथ कर रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम का, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये कुछ क्रिया करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के, यानी खुद के एटम के न्यूक्लियस के साथ, यानी ये इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव है किन से? इससे और इससे। तो विलगित है, तो अब इसके आसपास कोई और एटम है क्या? नहीं है। तो विलगित परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन ये इंटरेक्ट करेगा इससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से या इसके न्यूक्लियस से, दो चीजों से। अगर हम बात करें क्रिस्टल की, तो बहुत सारे परमाणु होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं बेटा जी, पास पास होते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप रियल फील लोगे बेटा जी यहां पर एनर्जी बैंड्स का। तो अब देखो, अब क्रिस्टल में एटम क्या होता है? बहुत ज्यादा पास होता है बेटा जी। एटम क्या होता है? बहुत ज्यादा पास होता है, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, ये एटम इसके बहुत ज्यादा पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्या? और ये इलेक्ट्रॉन, जब देखो ये दोनों पास है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट तो इसका खुद का न्यूक्लियस कर रहा है, लेकिन ये भी इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो पहले जब ये अकेला था, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के साथ कोई इफेक्ट था क्या? नहीं था बेटा। ठीक है, अब देखो जो सिलिकॉन परमाणु है, किसी विलगित सिलिकॉन परमाणु की बात करें अपन, किसकी बात करें? विलगित सिलिकॉन परमाणु की हम बात करें, तो जब परमाणु अकेला है, वैसे रियल में परमाणु हमेशा क्रिस्टल में ही मिलता है। अगर कोई डिस्कवरी वगैरह करे वहां मिले वो अलग बात है बेटा, वैसे ऐसे नहीं मिलता है। ये एक सिलिकॉन एटम है। तो जब हम बात करें विलगित सिलिकॉन परमाणु की, तो इसके अंदर क्या होता है? ध्यान से सुनो, अकेला है तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन
खुद के किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हो रहा है, खुद के किसी न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है विलगित परमाणु। तो इसका Z यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 4 10 12 14, यही होता है, जानते हो आप केमिस्ट्री से। तो देखो जब परमाणु विलगित है तो ये इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। जैसे इसको बोल दिया हमने क्या, 1s, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1 2। फिर 2s में, तो देखो बेटा जी ये क्या है, 2s है, 2s में फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 1 और 2। फिर 2p, देखो 2s और 2p एक ही सेल के सब सेल है, तो देखो यहां पर 2p में कितने, 6, 1 2 3 4 और 5 और 6 आ गए। फिर 3s की बात करें तो ये 3s और ये फिर 3p, तो 3s में भी कितने हैं, 2 हैं, ये लो बेटा। और 3p में कितने हैं, 2, लेकिन 3p में आ कितने सकते हैं, 6 आ सकते हैं, यानी 4 की जगह अब भी है। ये होती है विलगित परमाणु की कहानी। जब परमाणु विलगित होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं बेटा जी, ऊर्जा स्तरों में मिलते हैं। ऐसे यहां न्यूक्लियस दिखा दो अगर माने तो, एक सिलिकॉन परमाणु का। अब क्या कोई दूसरा सिलिकॉन परमाणु होगा तो उसका जो एनर्जी है क्या बेटा वो इफेक्टिव होगा, क्या उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, नहीं बेटा। अगर कोई दूसरा विलगित परमाणु ले हम सिलिकॉन, कोई दूसरा परमाणु ले लें, ये लो, तो इसका ये क्या है, 1s, ये क्या है इसका 2s, ये क्या है इसका 2p, ये क्या है इसका 3s, ये क्या है इसका 3p। तो इसके भी 1s में देखो विलगित परमाणु है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इसमें, इसमें कितने 6, ऐसे ऐसे, इसमें कितने 2, इसमें भी कितने 2, ये, और यहां पे ये क्या है न्यूक्लियस। तो अब देखो अगर परमाणु विलगित है, बहुत दूर है, यानी 2 परमाणुओं के बीच की दूरी इंफिनिटी है, तो ऐसे आपस में कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होगी। अगर पारस्परिक क्रिया नहीं होगी तो जो एनर्जी है ना बेटा किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो इफेक्टिव नहीं होगी, किसी दूसरे एटम से प्रभावित नहीं होगी। तो जब परमाणु क्या होता है, अकेला होता है, विलगित होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, इसके 1s के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो भी एनर्जी होगी मान लो E0 है, जितनी ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों की है किसी दूसरे परमाणु के अंदर भी 1s के जो इलेक्ट्रॉन है उन 1s के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इसके 1s के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, समान होगी। चाहे ऐसे कितने ही परमाणु हो, लेकिन शर्त क्या है, वो क्या होने चाहिए, विलगित होने चाहिए, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। कोई तीसरा परमाणु होगा उसके भी 1s के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। अगर देखो इसके 3p के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इसके 3p के वही किसी और के है। कब तक, जब तक वो विलगित हो, किसी दूसरे परमाणु से इंटरेक्ट ना हो। ठीक है, तो जैसे ये क्या होता है बेटा, पास आते हैं, क्या आते हैं, पास आते हैं, तो नया इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, नई पारस्परिक क्रियाएं होना क्या हो जाती है बेटा जी, स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान से सुनो, 1 मिनट, क्या कंप्लीट छप रहा है, हाँ बेटा एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही, शाबाश। अब देखो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, इनका एनर्जी लेवल सेम कब होगा, जब ये क्या हो जाएंगे, विलगित हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, पहले ही मैं कहानी बता रहा हूं, क्रिस्टल की बात चल रही है ना बेटा, तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन, किसमें, क्रिस्टल में क्या होता है बेटा जी, परमाणु क्या नहीं होते, विलगित नहीं होते। क्रिस्टल में परमाणु क्या नहीं होते बेटा जी, विलगित ना होकर
बहुत अधिक पास पास स्थित होते हैं। ठीक है ना बेटा। अब देखो क्रिस्टल में परमाणु, कोई भी परमाणु विलगित नहीं होता। क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पास पास होता है, यानी इनके एटम्स के बीच की दूरी, जब हम बात करें क्रिस्टल की तो एटम्स के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। विलगित परमाणु के लिए तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी इन्फिनिटी है, लेकिन क्रिस्टल में दो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 2 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम, इस कोटि की होती है, यानी बहुत ज्यादा पास होता है। तो अब ये बहुत ज्यादा पास है, तो इसके आउटर सेल के किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो ज्यादा कौन सा होता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव होता है। कौन सा, बाह्यतम। अब देखो ये कौन सा है, बाह्यतम, तो इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा जी, आउटर सेल बोल सकते हो ना, या आउटर एनर्जी लेवल बोल सकते हो, बाह्यतम ऊर्जा स्तर। ठीक है ना। तो ये बाहर वाला सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला खुद के न्यूक्लियस से, इनर जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इसकी तुलना में ये कम इफेक्टिव होता है, तो इस पे इसका असर और इसका असर ज्यादा होता है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसके यहाँ कहीं कोई और एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर। ठीक है ना। तो ऐसे जैसे जैसे ये पास आता है तो इनके मध्य क्या होती है, कुछ पारस्परिक क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है, आपस में क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं, यानी इंटरेक्शन बोल सकते हो आप, पारस्परिक क्रियाएं बोल दो या बोल दो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ नए इंटरेक्शन आते हैं। देखो जब अकेला था तो ये इससे बस इससे इफेक्टिव था, लेकिन अब क्रिस्टल की बात करें, परमाणु क्या आ गए, पास पास आ गए, तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु है ना बेटा, तो जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है उसके कुछ नए पड़ोसी आ गए, कुछ नए पड़ोसी मिल गए इसे। ये देख लो इस इलेक्ट्रॉन के जैसे और परमाणु इसके पास आए तो देख लो ये इलेक्ट्रॉन ये भी इसका पड़ोसी हो गया। अगर यहाँ पे कोई और एटम होगा तो इसका ये भी इसका क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के कुछ और पड़ोसी आ गए, तो ये पड़ोसियों के साथ क्या करेगा, बातचीत करना स्टार्ट करेगा, यानी इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्रिया करना स्टार्ट करेगा। ये बात आप समझ गए ना। ठीक है ना बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो जैसे ये अपने पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट करेगा, देखो बहुत ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि ये घर वालों से बंधा हुआ है। ठीक है। तो इन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस, दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि बेटा बाहर वाले इतना इफेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि घर वालों से ये क्या है, बंधा हुआ है। देख लो घर वाले से ये बंधा हुआ है, लेकिन बाहर वाले थोड़ा बहुत इफेक्ट तो डालेंगे ना। तो इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या होगी बेटा जी, प्रभावित होगी। इस इंटरेक्शन से, इस क्रिया से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, प्रभावित होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रभावित होगी, इसकी होगी, इनर वाले की कम होगी, आउटर वाले की ज्यादा होगी। तो ऊर्जा प्रभावित हुई, कुछ क्रियाएं हुई, कहने का मतलब इसकी एनर्जी या तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखो जब परमाणु क्या है, विलगित है, तब तो इसकी ऊर्जा क्या है, उस ऊर्जा को जब विलगित की बात करें तो मूल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी कौन सी होती है, ये मूल ऊर्जा है। तो ये पड़ोसियों से इंटरेक्ट करने लगेगा, कुछ नई क्रियाएं होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इफेक्टिव होगी, यानी इसकी ऊर्जा या तो मूल ऊर्जा से थोड़ी बढ़ जाएगी, मूल ऊर्जा से थोड़ी क्या होगी, बढ़ जाएगी।
यानी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी। इंटरेक्ट करेगा तो या तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी घट जाएगी, थोड़ा सा अंतर होता है एनर्जी का, बहुत ज्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो घर वालों से बंधा हुआ है तो पड़ोसी इतना इफेक्ट नहीं डाल पाते बेटा, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जैसे ही क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम है, मोल यानी 10 की पावर 23, 10 की पावर 29, इतने एटम, इतने परमाणु, 10 की पावर 29। तो क्रिस्टल के अंदर ये एटम क्या होते हैं बेटा जी, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ये मैं एटम दिखा रहा हूं आपको, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास स्थित होते हैं। ये एटम देख लो, बहुत ज्यादा पास पास स्थित होंगे ये, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा पास पास होंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हो एटम के अगल बगल एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के आगे एटम, एटम के पीछे एटम, यानी हर जगह एटम, ठीक है। तो हर जगह आगे पीछे अगल बगल ऊपर नीचे एटम को इधर इधर, इस एटम को इधर इधर घेर रखा है ना। तो जैसे ही दो एटम पास आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ नया इंटरेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ नया इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नई क्रियाएं। वो नई क्रियाएं कैसी होगी, कुछ नई पारस्परिक क्रियाएं इलेक्ट्रॉन की किससे होगी। तो देखो जब अकेला था तो वो खुद से इफेक्टिव था, लेकिन नई इंटरेक्शन क्या होगी, नंबर 1 पड़ोसी एटम है, यानी पड़ोसी जो परमाणु है उसके नाभिक से प्रभावित होगा, उसके नाभिक से क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा यानी क्रिया करेगा। और क्या होगा कि जो पड़ोसी नाभिक है, पड़ोसी एटम है, सॉरी हाँ, उसके इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा। देख लो, ये इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है और पड़ोसी परमाणु के नाभिक से। तो एक तो अब अकेला था, अब एक और पास आ गए, ये एक ही नहीं है, बहुत सारे पास आए हैं। तो जो आवेश था वो अब सेम है, या ये देखो इधर से और चार्ज आ गया ना इफेक्ट करने वाला, तो कुछ नए फोर्स लगने लगे। क्या हुआ, कुछ नए फोर्स लगने लगे, तभी तो ये प्रभावित हुआ है, ठीक है ना बेटा, तभी तो ये प्रभावित हुआ है। ये बात समझे हो क्या आप? एक बार इतना छाप लो आप पॉज करके, फिर देखो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके छाप लो एक बार, है ना। मैं देख रहा हूँ बेटा नीचे कोई कुछ कट तो नहीं रहा ना, हाँ बिल्कुल एकदम सही है। चलो अब देखो ये इंटरेक्शन कैसे हुई ये तो देखा आपने, अब देखो कुछ नया लिखते हैं यहां पर। और यहां पे हम जो बातें बताएंगे बेटा, देखो वैसे तो मैंने एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल में वहां पे मैं बता चुका हूं आपको बहुत सारी बातें। कहां पे, जब हमने सोडियम को लेके चर्चा की थी। अब यहां पे किसको लेके चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि हमारे पास क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल। तो ध्यान से सुनो, जो सिलिकॉन क्रिस्टल है में माना कैपिटल एन परमाणु है, कैपिटल एन परमाणु है। एक बात ये देख लो, सिलिकॉन क्रिस्टल में कैपिटल एन परमाणु है। अब देखो जो हमने सोडियम वाले में बात की थी, वहां पे मैंने बोला था 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बोला था कि नहीं, बोला था। तो ये एन है ना, ये भी कोई 2-4 नहीं है, ये 10 की पावर 23, 10 की पावर 24, कुछ ऐसे एटम है, इतने एटम है एन का मतलब। तो जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसमें इस कोटि के इलेक्ट्रॉन है, यानी सॉरी परमाणु है, यानी एन परमाणु है। ठीक है बेटा। अब देखो क्रिस्टल में परमाणु क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास,
यानी उनके परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है अप्रोक्स। तो वहां पे परमाणु बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो वहां पे उनके बीच क्या होती है, पारस्परिक क्रिया। अगल बगल ऊपर नीचे परमाणु ही परमाणु है, बहुत सारे परमाणु है ऐसे। तो ध्यान से देखो, ये जो परमाणु है इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, इसका न्यूक्लियस भी है। तो इस परमाणु की पोजीशन देखो, इसके इधर इतने, इधर 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 कुछ भी नहीं है। अब हम इस परमाणु की बात करें तो इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन ये, तो इस परमाणु के इधर इतने, ऊपर इतने, इधर इतने, इधर इतने। अब इस परमाणु की बात करें तो इसके इधर इतने, इधर इतने, इधर इतने, इधर कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से सुनो, प्रेयर हो रही है किसी स्कूल में और एक लाइन में बच्चे खड़े हैं, बहुत सारी लाइन है। तो एक बच्चा खड़ा है, जैसे यहाँ पे खड़ा है, मैं मान लो, तो मेरे आगे कितने बच्चे, एटम मान लेता हूं मैं उनको, कितने परमाणु बच्चों को, पीछे कितने मान लेता हूं ऐसे समझने के लिए, मेरे से इधर कितने बच्चे हैं, इधर कितने बच्चे हैं, इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, समझे। अब कोई दूसरा बच्चा खड़ा है, दूसरा स्टूडेंट वहां पे खड़ा है, मान लो इधर खड़ा है, तो इसके इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, इधर कितने, क्या सेम मिलेंगे, नहीं। तो इसमें हर एक एटम, जैसे इसके ऊपर इतने, नीचे इतने, इधर इतने, इधर इतने, इसके ऊपर इधर इधर कितने, जैसे स्कूल में हर एक बच्चे, जो स्कूल में जो लाइन होती है प्रेयर के लिए, उसमें हर एक बच्चे की पोजीशन अलग होती है कि उसके आगे कितने, उसके पीछे कितने, उसके साइड में कितने हैं, लेफ्ट राइट में कितने हैं, दूसरा है उसके लेफ्ट राइट में कितने हैं, उसके आगे कितने, उसके पीछे कितने हैं। तो उसी प्रकार एटम में होता है। क्या किसी भी परमाणु की, देखो इसके अंदर, किसके अंदर, क्रिस्टल में क्या होता है कि कोई भी दो परमाणु 100% समान नहीं होगा। क्रिस्टल में क्या होता है बेटा जी, ध्यान से सुनो, क्या होता है, क्रिस्टल में कोई दो परमाणु 100% सेम नहीं होगा, यानी 100% सेम नहीं होगा, कुछ तो डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी दो एटम ऐसे नहीं है कि इस एटम की जैसी स्थिति है कि इसके आगे इतने, पीछे इतने, इधर इतने, इधर इतने, वैसा ही सेम सिस्टम किसी दूसरे एटम का मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। 100% ऐसा नहीं होगा कि 100% प्योर हो। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। तो बेटा जी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, देखो बहुत ही अच्छी लाइन है जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, 1 नंबर में लिखो कि जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल में क्या होता है, प्रत्येक परमाणु अद्वितीय स्थिति रखता है, अद्वितीय स्थिति रखता है। यानी इसकी स्थिति क्या होती है, प्रत्येक एटम की, एवरी एटम की पोजीशन यूनिक होती है। यानी अद्वितीय का मतलब उसकी पोजीशन किसी दूसरे परमाणु से मैच नहीं खा रही, यानी सबसे अलग है वो, उसकी पोजीशन किसी के समान नहीं है, वो अपने आप में यूनिक है। अब देखो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो ये जितने न्यूक्लियस या पास वाले इलेक्ट्रॉनों से प्रभावित है, क्या ये भी उतने न्यूक्लियस और पास वाले इलेक्ट्रॉनों से प्रभावित होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके इधर कितने एटम, इधर इधर इधर, तो इसके इधर कितने, इधर कितने, तो इनके इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग। कैसे, इसको ये इफेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, क्या उतने इसको इफेक्ट करेंगे क्या, नहीं, इनका प्रभाव क्या होगा, सबका अलग अलग। अब एटम की पोजीशन यूनिक है, अद्वितीय, सबसे अलग है, तो बेटा परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन की नहीं रे, इसकी देखो 3p के भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी पोजीशन भी क्या होगी, यूनिक होगी। कब, जब परमाणु विलगित नहीं है, देखो जब विलगित है, अकेला है, तो इसकी और इसकी स्थिति ठीक है, इसकी इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे क्रिस्टल है तो इस एटम के पास भी बहुत सारे एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन
पास वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, पास वाले परमाणुओं के नाभिक से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये प्रभावित नहीं होंगे क्या? तो इन दो इलेक्ट्रॉनों की भी पोजीशन क्या नहीं होगी, आपस में समान नहीं होगी, इनकी भी अलग हो जाएगी। तो बेटा जी क्रिस्टल के अंदर जो एटम होते हैं ना, एटम के अंदर जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या होती है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, क्रिस्टलों की बात चल रही है रे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी क्या होगी, अद्वितीय होगी, अद्वितीय होगी। ये याद रखना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी अद्वितीय होगी। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति अद्वितीय, तो बेटा जी ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन पोजीशन सेम नहीं रख रहा। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन के इधर जितने इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस हैं, इस इलेक्ट्रॉन के इधर जितने इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस है, इधर जितने इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन के इधर जितने न्यूक्लियस जितने इलेक्ट्रॉन है, इधर जितने न्यूक्लियस जितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितनों से इंटरेक्ट कर रहा है, पास पास वालों से कर रहा होगा। तो अब इस एटम की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन के इधर तो इतने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इधर इतने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इधर इतने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इधर इतने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो इन इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन सेम होगा क्या? नहीं होगा। इनकी स्थिति अद्वितीय, यूनिक है, सबसे अलग है। इन इलेक्ट्रॉनों की कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनकी स्थिति क्या हो, समान हो नहीं। अगर इसकी स्थिति अद्वितीय है तो इनका इंटरेक्शन भी क्या होगा, अद्वितीय, यानी ये पारस्परिक क्रियाएं भी अद्वितीय करेंगे, यानी अलग अलग, यानी इनके आपस में जो क्रियाएं हैं वो भी क्या नहीं होगी, समान नहीं होगा। तो देखो बेटा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन क्या होगा, अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा, समझ गए? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, प्रभावित होगी। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बेटा जी, प्रभावित होगी। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, अलग अलग होगी। ये देख लो क्यों होगी अलग अलग, क्योंकि इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, पारस्परिक क्रियाएं हो रही है, तब इफेक्ट पड़ेगा। यानी क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी ये जब ये विलगित थे तो इसकी जो ऊर्जा थी वो क्या थी, मूल ऊर्जा। तो इनकी मूल ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अब क्या हो जाएगी, जब ऐसा काम होगा, जब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मूल ऊर्जा से थोड़ी सी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी घट जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ही प्रभावित होता है पड़ोसियों से, तो इनका एनर्जी लेवल बदल जाएगा, इनका एनर्जी लेवल बदल जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि इसके 3p के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका एनर्जी सेम है, नहीं रे, किसी का बढ़ रहा होगा, किसी का घट रहा होगा। ठीक है ना, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी और बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो ये एनर्जी लेवल यानी इसके ऊर्जा स्तर क्या हो जाएंगे बेटा जी, अलग अलग। ऊर्जा स्तर क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना बेटा। तो अब जैसे ये 3p का है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, अलग। और भी एटम है उनके लिए भी 3p के एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, अलग अलग। क्या इस एनर्जी लेवल में कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा या थोड़ा सा घटेगा। यानी ये जो समान ऊर्जा स्तर है, जैसे 3p 3s इनकी बात करें तो समान ऊर्जा स्तर, जैसे ये था 3 ऑर्बिट का, 3rd ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ये था, तो बहुत सारे एटम, जैसे इसका भी आउटर ऑर्बिट 3 वाली, इसकी भी आउटर आउटर और आउटर, ऐसे देखो ये 3n = 3 के लिए है। ठीक है ना बेटा। तो इसमें 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 जब परमाणु क्या है, विलगित है, अलग है, तो इनका एनर्जी लेवल सेम था, लेकिन अब इनके बीच क्या होगी, क्रियाएं होगी। तो ये समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर है ना, जैसे ये एक एटम के 3rd का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर है, ये
अलग अलग ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों में बंट जाएगा ऐसे। यानी ये ऊर्जा स्तर क्या, यानी किसी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बढ़ेगी, किसी की घटेगी, किसी की बढ़ेगी, तो ये क्या होंगे बेटा, अलग अलग ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों में बंट जाता है। ठीक है ना, समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर अलग अलग ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों में बंट गए। अब क्या होता है कि ये ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, तो पास पास स्थित ये जो ऊर्जा स्तर है, इनका जो समूह है, पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों का क्या है बेटा, ये समूह है। तो ये पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों का जो समूह होता है ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड। क्या कहते हैं बेटा जी, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, नीचे जगह पड़ी है तो मैं ये परिभाषा लिख दूंगा। हाँ, थोड़ी सी जगह पड़ी है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को, ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या कहते हैं बेटा जी, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड कहते हैं। पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को ये कहते हैं बेटा जी, ऊर्जा बैंड ये होते हैं, इनका समूह है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच इंटरेक्शन हुआ, तो जो जिनका एनर्जी लेवल सेम था वो अलग अलग एनर्जी लेवल में उनका विपाटन हो गया, बंट गए। क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग हो गई। तो ये सारी बातें देख ली होगी बेटा। ठीक है, अलग अलग इंटरेक्शन था। अब मैं इसको भी साफ कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी। ठीक है, अब आपने ऐसा किया। ठीक है, तो पोज करके छाप लो फिर। हाँ, नीचे तक सही दिखाई दे रहा है ना बेटा। अब देखो, अब क्या होगा, हमने ऊर्जा बैंड, अभी तक वही कहानी चल रही थी जो किस में चली थी बेटा जी, सोडियम में चली थी। वीडियो को बड़े ही आराम से मन लगा के देखे बेटा, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें समझने वाली है। n परमाणु लिए हैं हमने, इसका मतलब ये नहीं है बेटा ये है 1 मोल की कोटि का है, ऐसे नहीं कि कोई 2-4 एटम है, ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पे जो काम होगा बहुत ही अच्छे ढंग से अब अपन इसको समझेंगे, और अपनी एनसीईआरटी में एक ग्राफ से समझाया गया है इसको, तो उस ग्राफ से भी समझेंगे। अब देखना आप, ये लो बेटा जी, n सिलिकॉन परमाणु का क्रिस्टल है। क्रिस्टल है, और क्रिस्टल में परमाणु क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है। ठीक है, तो इसका हाँ क्या हुआ, हिल गया क्या, ये नहीं सही चल रहा है ना। अब देखो ये सिलिकॉन परमाणु का क्रिस्टल है। अब इसमें आप क्या देखोगे बेटा जी, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो देखो n सिलिकॉन परमाणु है, इसमें Z कितना होता है, 14। यानी आप ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ऐसा है। इसमें हम बात करते हैं बाह्यतम कक्षा की, यानी आउटर की। हम बात करेंगे आउटर ऑर्बिट की, यानी बाह्यतम कक्षा की। तो जो सिलिकॉन है, चाहे जर्मेनियम ले लो बेटा, जर्मेनियम के भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं। तो देखो बेटा, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हम जो 12th लेवल पढ़ रहे हैं ना बेटा जी, अपने आउटर ऑर्बिट की कहानी है। हम सिर्फ आउटर के लिए ही पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, आउटर होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, तो उनके बीच इंटरेक्शन अच्छी होगी, एनर्जी बैंड को अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे। तो अब देखो इतने हैं। अब कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस 3s2 3p को देखो, ये 3s है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
और इसमें बेटा जी ये क्या है 3p है, तो ये 1 1 2 ये, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 2 इलेक्ट्रॉन किस में p में, देखो 2 और 2 4 ही तो है इसके बाह्यतम कक्षा में। तो एक सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में इतने हैं, तो n सिलिकॉन के लिए कंप्लीट क्रिस्टल के लिए तो n सिलिकॉन परमाणु के लिए ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4n इलेक्ट्रॉन। देखो एक एटम के, हम बात करें एक एटम की, तो आउटर में 1 में 4 है, तो एटम कितने n, एटम कितने n, तो n में कितना होगा 4n इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। तो इस 4n यानी इतने होंगे, तो इसमें 2n इलेक्ट्रॉन तो होंगे 3s में, 2n इलेक्ट्रॉन होंगे 3s में और 2n इलेक्ट्रॉन होंगे किस में 3p में, यानी 2n 4n होंगे ना, ऐसा कुछ होगा। जब ये अलग अलग है तब की बात है, अगर ये पास आ जाएंगे ना तो कहानी बदल जाएगी। क्रिस्टल में ये नहीं बोल रहा मैं, अलग अलग है ना तो ऐसा हो सकता है ना। अब देखो ये 4n इलेक्ट्रॉन है, तो क्रिस्टल के लिए, किसके लिए बेटा जी, क्रिस्टल के लिए देखें तो क्या होगा, इनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, इनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अद्वितीय स्थिति रखता है, तो उसका एनर्जी इफेक्ट भी अलग होगा, यानी प्रत्येक की एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस क्रिस्टल में, बाह्यतम आउटर साइड की बात करें तो कितने हैं 4n है, तो एनर्जी लेवल भी कितने होंगे 4n। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी, ये 3s की कहानी है और ये 3p की है। किसकी है ये 3s और ये 3p की। तो देखो ये 3s है, इसमें 1 2 और ये क्या है 3p, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 आ सकते हैं और इसमें 2 आ सकते हैं। जब ये पूरा भरा हुआ हो ना बेटा, तो इसमें तो 2 आ सकते हैं और इसमें कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। तो देखो है, देखो इसमें कितने की कमी है 1 2 3 4, 4 और आ सकते हैं, 4 और आ सकते हैं। तो हम बात करें इस आउटर की 3s और 3p, 3s और 3p के लिए संभावित ऊर्जा स्तर, संभावित ऊर्जा स्तर कितने, ये बता दो। 3s और 3p के लिए संभावित ऊर्जा स्तर, देखो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग होगा। तो इस आउटर में यानी 3s और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो प्रत्येक का एनर्जी लेवल अलग होगा। एक एटम की बात है, एक परमाणु के आउटर में 8 होंगे, 2 और 6 8 आ सकते हैं, इसमें तो 4 ही है, 8 आ सकते हैं। तो प्रत्येक की एनर्जी डिफरेंट, यानी प्रत्येक का एनर्जी लेवल डिफरेंट। तो एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल कितने होंगे, संभावित एनर्जी लेवल किसके अंदर, एक परमाणु में, एक परमाणु में संभावित ऊर्जा स्तर कितने होंगे बेटा जी 8 होंगे। तो क्रिस्टल में कितने परमाणु हैं n,
एक में संभावित, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है बेटा, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है, 4 है, लेकिन 4 और भी तो आ सकते हैं ना, 1 2 3 4 और भी तो आ सकते हैं ना, तो उनका भी तो एनर्जी लेवल होगा, ठीक है ना। तो एक में संभावित 8 है एक परमाणु में, तो यहां पर क्रिस्टल में कितने परमाणु हैं, n। तो क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल में, या बोल दो n परमाणु में संभावित ऊर्जा स्तर, संभावित ऊर्जा स्तर क्या होगा बेटा, एट n। देखो एक परमाणु के लिए 8, तो n परमाणु के लिए एट n। किसकी बात हो रही है, 3s3p की बात हो रही है। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते कि सर इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये जो 8n ऊर्जा स्तर है पूरे क्रिस्टल में, n सिलिकॉन परमाणु वाला जो क्रिस्टल है उसमें टोटल कितने हैं, नहीं समझ में आया ना, दोबारा से देख लेना बेटा, एक एक बात माइंड खोल के देखोगे, सुनोगे, तभी समझ में आएगा। तो कंप्लीट क्रिस्टल के अंदर 8 है इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में, तो इनका एनर्जी लेवल 8n, यानी 8n आ सकते हैं पूरे क्रिस्टल में, एक में 8, तो इसका एनर्जी लेवल भी 8n होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर हाँ s में 2 आ सकते हैं, तो अगर हम 3s की बात करें तो इसके एनर्जी लेवल 2n तो इसके हो जाएंगे, और 3p के कितने हो जाएंगे, 6n हो जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हो। तो फिर आप बोलोगे 2 6, ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट एक ग्राफ पढ़ेंगे तो ये आप समझे ना, ये संभावित है। बाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4n ही है, संभावित ऊर्जा स्तर कितने, 8n। तो जब इलेक्ट्रॉन 4n है तो ऊर्जा स्तर 8n कैसे हुए, क्योंकि बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन और भी तो आ सकते हैं। तो ये चीजें आप इसको एक बार पॉज करके छाप सकते हो बेटा जी, ठीक है ना, रफ कॉपी में साथ साथ लिख लिया करो ताकि और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ग्राफ लेके बता रहा हूं, ठीक है। तो एक बात सुनो मेरी, अभी बता देता हूं कि मैं उस ग्राफ में R लूंगा, चलो वहीं पे बता दूंगा ना, ये एक बार ये छाप लो, पॉज करके मैं साफ कर देता हूं इसको, ये लो। अब ये आंकड़े याद रखना, 4n 2n ये सारे के सारे। अब देखो बेटा जी, ये ग्राफ अपनी एनसीईआरटी में भी है और बड़े ही ध्यान से समझना। आप ऐसे बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन s के हैं, इधर इधर p के हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। तो देखो इसमें हाँ 44 मिनट का लेक्चर हुआ है ना, और चल भी रहा है अच्छे ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। एक बार मैं ये माइक थोड़ा सा निकल चुका है ना, इसको सेट कर देता हूँ। चलो इसमें, अच्छा इधर से क्या, चलो अब तो काम हो ही जाएगा ना इतने में तो अपना। ये लो, अब देखो 6 आ सकते हैं। अब यहां पर अपन किसकी बात करेंगे, ग्राफ की। तो देखो बेटा जी, ये है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगा, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। इधर ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है 1/r को, यानी इधर जाएंगे तो 1/r का मान बढ़ेगा। r नहीं लिया, 1/r। देखो r क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी। r क्या है बेटा जी, परमाणुओं के बीच की दूरी। जब तक कोई खिलवाड़ नहीं हो, मामला साम्य अवस्था में हो। साम्य अवस्था में कब, जब तक उस पर टोटल फोर्स क्या लग रहा हो, 0, नेट फोर्स 0। तो साम्य अवस्था में ये देखो 2 परमाणु हैं, एक ये, इसके बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम, यानी r बराबर क्या बोलते हैं अपन, r0। जब r बराबर r0 है तो आप समझ जाना साम्य अवस्था में बहुत ज्यादा क्लोज है एटम, बहुत ज्यादा पास है। ये तो मैंने दिखाया है, रियल में ऐसे फील ही नहीं आता कि इसके बीच कुछ गैप है, अपने को ऐसा लगता है कि सटे हुए हैं, ठीक है। बाकी मैंने 11वीं में आपको इलास्टिसिटी में ये भी बातें बताई थी, इस पे अपन ने फुल चर्चा की थी, याद हो तो आपको। तो r परमाणुओं के बीच की दूरी है। तो
तो देखो स्टार्ट में क्या है, यहां पे 1/r 0 है, देखो क्योंकि इधर गए तो 1/r बढ़ा, इधर गए तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी, तो यहां पे 1/r 0 है। तो जब स्टार्ट में 1/r 0 है बेटा जी यहां, तो यहां से आप क्या समझे, 1/r 0 कब होगा बेटा, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो r टेंड्स टू जब इंफिनिटी होगा 1/∞, तो जब r इंफिनिटी है बेटा जी, r इंफिनिटी का मतलब परमाणुओं के बीच की दूरी अनंत है, तो परमाणु कैसा है अपना, विलगित है बेटा जी, परमाणु कैसा है अपना, विलगित है, r = इंफिनिटी। तो यहाँ पे 1/r 0 है, 1/r 0 होने का मतलब r इंफिनिटी है, यानी यहाँ पे परमाणुओं के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा, तो इसको हम बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे, विलगित परमाणु। और विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऊर्जा स्तरों में। और हम यहाँ पे बात करते हैं आउटर की, 3s और 3p की। तो सिलिकॉन का मामला यही है ना, 2 तो 3s में है और 2 ही किस में है, 3p में है, याद रखना। अब देखो ये किसका है, अच्छा इस लाइन को थोड़ा सा सुंदर बना लेता हूँ ना मैं, ये लो, ये लो, थोड़ी बहुत टेढ़ी है लेकिन चलेगी बेटा, है ना। ये है, इसको बोला हमने 3s वाला और इसको हमने बोला 3p वाला, ये लो। अब s के लिए l क्वांटम संख्या 0 और इसके लिए l क्या होता है 1। अब देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो एक एटम, एक परमाणु के 3s में कितने, 2 परमाणु कितने थे, n थे, तो एक में 2 आ सकते हैं। तो पूरे क्रिस्टल में कैपिटल N परमाणु है, पूरे क्रिस्टल में कितने हैं, कैपिटल N, तो एक में 2 आ सकते हैं, तो टोटल में 3s में कितने आ सकते हैं, 2n इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते क्या, एक में 2 है ना बेटा, तो n में 2n इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना। ऐसे 3p में कितने हैं, 2 है, संभावना कितने की है, 6 की, कितने आ सकते हैं, 6। तो देखो 3p में 6 आ सकते हैं, लेकिन है कितने, 3p में 2 ही तो है, तो एक परमाणु के 3p में 2 है, तो n परमाणु में 3p में कितने होंगे, एक में 2 है तो n में 2n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 3s के लिए संभावित कितने हैं, 3s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक एटम की बात करें तो एनर्जी लेवल ज्यादा से ज्यादा 2। अब एटम कितने हैं, n एटम में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लेवल, देखो एक एटम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की एनर्जी, जब क्रिस्टल होगा तो एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा ना, तो एक एटम के लिए 2 एनर्जी लेवल, s में 2, तो फिर n में कितने, 2n, इतने एनर्जी लेवल होंगे, यानी इसकी अवस्था कैसी होगी, 2n अवस्था की बात करें हम। अब देखो इसमें 2n इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें संभावित कितने हैं, कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो एनर्जी लेवल 1 के लिए 6, लेकिन एक परमाणु के लिए तो 6 ही आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटम n है, तो n के लिए कितने आएंगे, 6n अवस्था है बेटा जी इसकी, 6n अवस्था इसकी होगी। क्यों, क्योंकि एक के लिए इनका 6 और इनकी एनर्जी लेवल, देखो अगर ये विलगित है, क्या है बेटा जी, ये विलगित है, विलगित है तो 3p वाले इसके इलेक्ट्रॉन या दूसरे के, यानी यहां पे आ जाओ, इसके या दूसरे विलगित परमाणु के 3p वाले का एनर्जी लेवल सेम होगा, उसके 3s इसके 3s का सेम होगा। लेकिन ये क्रिस्टल में है तो इन 3p का सेम नहीं होगा, और इस 3p में 6 आ सकते हैं, तो इनका एनर्जी लेवल 6 में। अब n परमाणु है तो 6n, तो इसकी 6n अवस्था होगी कब, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो एक लाइन में है, यानी स्टार्ट में क्या है, ये समान ऊर्जा स्तर में है, स्टार्ट में क्या है बेटा जी, ये समान ऊर्जा स्तर में है, ये देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, तभी तो इस 3p वाले का एनर्जी लेवल सेम, 3s का इसका एनर्जी लेवल सेम। अब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो 1/r बढ़ रहा है, 1/r बढ़ रहा है, किधर जाने पर, इधर जाएंगे तो
इधर जाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा। अब इसका मान बढ़ रहा है, ये कंप्लीट बढ़ रहा है, तो ये कंप्लीट कब बढ़ेगा बेटा, जब इसका आर घटेगा। देखो हर घटेगा तभी तो ये बड़ा होगा ना। तो अब आर घटेगा, आर घटने का मतलब आर क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी, और आर का मान घट रहा है, आर का मान घट रहा है, यानी परमाणु क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो बीच की दूरी घटेगी ना। तो आर घटेगी तभी तो 1/r बढ़ेगा। तो 1/r बढ़ रहा है, इसका मतलब आर घट रहा है, घट रहा है, यानी परमाणु क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास। और अब परमाणु पास आएंगे, पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, पारस्परिक क्रियाएं करेंगे, तो आपस में उनके क्रियाएं होगी। तो यहां पे जब दूरी बहुत ज्यादा थी तब तो 3p वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी सेम, 3s वाले जितने भी है उनकी एनर्जी सेम, लेकिन जैसे जैसे पास आए, पारस्परिक क्रियाएं होने लगी, तो इनकी एनर्जी इफेक्ट बढ़ने लगा, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्प्लिट होने लगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रभावित होने लगी, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होने लगी। तो देखो यहां पे 1/r ज्यादा हुआ, यानी एटम कुछ पास आए, कुछ इंटरेक्ट हुआ, तो अब इनका एनर्जी लेवल ऐसा नहीं होगा, यानी इनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा बेटा जी, अलग हो जाएगा, यानी इनके एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग हो जाएगी, एनर्जी अलग हो जाएगी, तो ऐसे एक लाइन में नहीं आएगी ये, तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, कैसा, ऐसा कुछ होगा ना बेटा, ये लो ऐसा कुछ होगा, ये ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसे ऐसे ग्राफ ध्यान से देख लेना बेटा, समझ लेना, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ये लो ठीक है बेटा। तो अब इसकी एनर्जी अलग अलग, कितनी अवस्था थी इसकी, 6n एनर्जी लेवल में, कितनी अवस्थाएं थी इसकी, 6n थी, ऐसे ऐसे। ये लाइनें टच नहीं होनी चाहिए, मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी एनर्जी लेवल है, रियल में ये लाइनें टच नहीं होनी चाहिए। अपने को लगता है कि सतत है, मैंने पीछे बताया था ना कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 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 रेगुलर लगता है, लेकिन रियल में क्वांटम लेवल पे देखें तो इनके बीच में भी गैप होता है थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया था ना सोडियम में 10 की पावर, यानी दो लाइनों के बीच 10 की पावर -23 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी 1/10 की पावर 23 इलेक्ट्रोवोल्ट, इतना गैप अपोन में ये देख लो, थोड़ा सा गैप होता है, लगता है कि ये है ऐसे, ये इसमें तो 2n ही अवस्था है, तो ऐसे 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 ऐसे। अब देखो और इधर जा रहा है, देख लो जैसे जैसे ये और इधर जा रहा है तो 1/r और ज्यादा बढ़ रहा है, 1/r और ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब r और छोटा हो रहा है। देखो r और देखो एक तो कांस्टेंट है, r जितना छोटा होगा 1/r उतना ही तो बड़ा होगा, तो r और छोटा हो रहा है, यानी एटम और ज्यादा पास आ रहे हैं। r क्या है, परमाणुओं के बीच की दूरी है, तो परमाणु और ज्यादा पास आ रहे हैं, तो इनके बीच क्रिया क्या होगी बेटा, और ज्यादा होगी, पारस्परिक क्रिया और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा प्रभावित होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा प्रभावित होगी। और ज्यादा प्रभावित होने का मतलब ऐसा होगा बेटा कि और ज्यादा पास आ गए ना एटम, ये जब बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, इनके बीच पारस्परिक क्रियाएं ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि जो s के इलेक्ट्रॉन है, 3s के इलेक्ट्रॉन, इनकी कुछ एक की ऊर्जा इतनी अधिक हो जाएगी, इतनी अधिक हो जाएगी, और 3p के कुछ इलेक्ट्रॉन है, 3p के इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख ही दो ना, कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी कि 3s के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो कुछ ज्यादा हो जाएगी, यानी ये देखो 3s वाला यहां पे आ गया, और 3p वाले की कुछ और ऐसी हो गई, देखो ये देखो 3p वाले, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन की, जो 3p वाले हैं ना पारस्परिक क्रिया में, तो कुछ की एनर्जी कम हो गई, यानी ऐसे देखो s वाले में आ गए, और 3s वाले की कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐसे देखो 3s वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते बढ़ते, क्यों, क्योंकि आपस में क्रिया हो रही है, तो किसी की एनर्जी बढ़ेगी
और किसी की एनर्जी घटेगी। तो S वाले की एनर्जी बढ़ते बढ़ते ऐसे ऐसे देखो ये हो गई, और ये 3p वाले की किस में आ गई, S वाले में, यानी इसकी एनर्जी क्या हो गई, लोअर। ठीक है ना। तो अब देखो ये, अब ऐसा होते होते यूं और यूं हो गया। अब देखो ध्यान से, यानी यहां पे 3s 3p, 3s और 3p का ओवरलैप वाला मामला हो जाएगा, यानी 3s के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे और 3p के कहां जाएंगे, ये बात हम यहां पे समझेंगे बेटा जी। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे ऐसा हुआ, अब r 1/r और बढ़ा, r और कम हुआ, तो और इधर चलेंगे ना बेटा, तो 1/r और इधर बढ़ेगा। देखो 1/r क्या होगा, इधर चलने पे और ज्यादा बढ़ेगा, और 1/r और ज्यादा बढ़ेगा ये, तो r और ज्यादा घटेगा, यानी एटम और ज्यादा पास आएंगे, और एटम और ज्यादा पास आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पारस्परिक क्रिया और ज्यादा होगी, आपस में इंटरेक्शन और ज्यादा होगा। और बेटा जी आपस में इंटरेक्शन और ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और ज्यादा प्रभावित होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, और ज्यादा प्रभावित, यानी ऐसा हो रहा होगा कि p वाले s में मिक्स हो जाएंगे। यानी ये जो p के है ना, इनका पहले तो देखो जब अलग अलग था, px py pz एक जैसा था, लेकिन जैसे और ज्यादा पास आ गए ना, तो p वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे जिनका s में ऐसे मिक्स हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ps। यानी ऐसे कहने का मतलब यहाँ पे जब बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, 1/r बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे कि कौन सा s का है और कौन सा p का है, मामला मिक्सअप का हो जाएगा। यहाँ पे देखो इधर चले तो और ज्यादा पास है। तो और एक बात और बेटा कि देखो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहता है, निम्नतम ऊर्जा वाले स्तर में, कम ऊर्जा वाले स्तर में। क्यों, ताकि वो स्टेबल रहे। ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट में रहना ही नहीं चाहता। अगर आप उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हो तो आपने सुना है ना 10 की पावर -8 के बाद वापस आ जाता है, 10 की पावर -8 सेकंड के बाद। तो ये निम्नतम ऊर्जा वाले में रहना चाहेगा, तो ये S वाले P वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यूं ऐसा हो जाएगा कुछ, यूं यूं यूं। यानी यहाँ पे बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे बेटा जी, यहाँ पे बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे। यानी ये, अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो S के नहीं रहे, S के भी है और किसके हैं, ये P के भी हैं, और इधर ये S वाले इधर यूं ऐसे ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है ना बेटा। तो इधर इसका ये और ये, अब ऐसे ऐसे और पास चलते गए। अब यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आए ना, तो यहाँ r बराबर क्या हो गया, r0 वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी का मतलब जहां f नेट 0, रियल में क्रिस्टल के बीच जब अपन कुछ खिलवाड़ ना करें तो क्रिस्टल के एटम के बीच की दूरी क्या होती है, उसको हमने क्या बोला, r0। यानी यहाँ पे ये क्या है रे, क्रिस्टल है बेटा जी। ठीक है। तो अब देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहता है, निम्नतम ऊर्जा वाले स्तर में। तो यहाँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे सिलिकॉन के पास, आउटर की बात है, ये सिर्फ आउटर की कहानी चल रही है बेटा। कितने थे टोटल इलेक्ट्रॉन, 4n थे आउटर में। देखो 2 इसमें 2 इसमें, तो एक में 4 तो n में 4n थे। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग है ना। तो यहाँ पे ये अवस्था कितनी है, 4n अवस्था है, और टोटल संभावित कितनी थी, देखो 2n अवस्था ये, 6n ये, टोटल 8n थी, 2n और 6n 8n। तो ये 4n है। क्यों, क्योंकि 2n इलेक्ट्रॉन इसके भी है और 2n इलेक्ट्रॉन इसके भी आ गए। देखो ये 2n इलेक्ट्रॉन S वाले भी यहाँ आ गए और 2n इलेक्ट्रॉन P वाले भी यहाँ आ गए। तभी तो मैंने बोला यहाँ पे हम नहीं बता सकते। देखो यहाँ हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, S वाले, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, P वाले। लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा पास गए एटम, और ज्यादा क्रियाएं होने लगी, तो मिक्सअप हो गया किसका, S और P वाले इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। और देखो
हर एक का इंटरेक्शन अलग है, तो हर एक का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, हर एक का एनर्जी लेवल अलग होगा। तो कितनी अवस्थाएं होगी? 4n। क्यों? क्योंकि 2n इलेक्ट्रॉन ये, 2n इलेक्ट्रॉन ये, 4n इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इनकी अवस्था 4n। अब 4n अवस्था यहां पे आ गई, 4n अवस्था इसमें आ गई। अब देखो ये पूरा भरा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये पूर्ण रूप से खाली है, पूर्ण रूप से खाली है। और यहां पे आप बता देना 0 केल्विन ताप पर बोल रहा हूं मैं। क्यों 0 केल्विन ताप पर? क्यों? क्योंकि देखो भैया, जब रूम टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, यहां के इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, और वो ऊर्जा ग्रहण करके यहां आ सकता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, ना भी हो, लेकिन 0 केल्विन पे ये पूर्ण रूप से खाली होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको टेम्परेचर मिल गया तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से एनर्जी लेंगे और वो यहाँ चले जाएंगे। तो ये पूर्ण रूप से खाली होता है किस पर? 0 केल्विन ताप पर। अब देखो बेटा, ये जो 4n स्टेट वाला है ये, तो ये ऊर्जा स्तर क्या है? बहुत ज्यादा पास पास स्थित है। और पास पास स्थित जो ये ऊर्जा स्तर है, इनका समूह है, क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा बैंड ही कहते हैं। तो ये ऊर्जा बैंड, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं संयोजकता बैंड। क्या बोलते हैं इसको? संयोजकता बैंड ये होता है। अब अपन यहां पे बात करें तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। मान लो कुछ टेम्परेचर पे देखा कुछ बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन यहां और यहां, क्यों टूटे वो आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इस इलेक्ट्रॉन से इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं है क्या? तो एनर्जी लेवल तो यहां पे भी तो होंगे ना। तो ये पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों का समूह है, ये वाला संयोजकता बैंड के ऊपर वाला जो बैंड है, इसको बोलते हैं क्या? चालन बैंड। क्या बोलते हैं इसको? चालन बैंड बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? अब देखो, ये संयोजकता बैंड है, यहां तक देख लो, ये संयोजकता बैंड है यहां तक, और यहां से शुरू कौन होता है? चालन बैंड। तो संयोजकता बैंड और जो चालन बैंड है, उनके बीच में ये एक ऊर्जा अंतराल है, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं Eg या डेल्टा Eg। क्या बोलते हैं इसको हम? Eg या डेल्टा Eg। ये होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या होता है ये? वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बेटा जी। याद रखना, यहां पर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही नहीं, इस रीजन में कभी कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। देखो यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अच्छे ढंग से बंधे होते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है कैसे? कि कुछ टेम्परेचर मिले तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि हाँ यहां से गया, ये देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो फिर यहां कैसे पहुंचा? ऐसे लगेगा, देखो यहां इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखेगा कि गायब हो गया, यहां से गायब, यहां दिख गया, जादू, यहां से गायब, यहां दिख गया। ऐसा नहीं कि यहां से ये चल के जा रहे हैं, नहीं। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे संयोजकता बैंड के बारे में, ठीक है, चालन बैंड के बारे में, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में। और हमने जो पीछे जो अपना सेकंड लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो ठोसों का वर्गीकरण था बेटा 3 प्रकार से, किसके आधार पर? प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पे देखा था, ठीक है ना। तो यहां पे अब हम समझेंगे संयोजकता बैंड क्या है, चालन बैंड क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। इतना समझने के बाद ये जो ऊर्जा बैंड है ना बेटा, इस ऊर्जा बैंड के आधार पर, इस ऊर्जा बैंड के आधार पर हम बताएंगे क्या? क्या बताएंगे? ठोसों का वर्गीकरण, कि चालक कौन से होते हैं, कुचालक कौन से होते हैं, है ना, और कौन से? अर्धचालक कौन से होते हैं, सेमीकंडक्टर। अब देखो अर्धचालकों में क्या देखा? यहां संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच अंतर देखा। एक चीज और बता देता हूं, चलो वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होगा ना, 1 घंटे 6 मिनट का ही हुआ है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बातें बता देते हैं ना, क्योंकि बीच में क्यों रोके फिर हम इन चीजों को, तो अभी बताना जरूरी है तो बता देते हैं। देखो जब मैंने आपको सोडियम वाले में करवाया था,
पहले तो इसका मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे दिखा सकते हो, आपको नोट्सों में ऐसा मिलेगा ना बेटा कि ये संयोजकता बैंड है, ऐसे दिखा दिया इनका एनर्जी लेवल, ठीक है ना। ये संयोजकता बैंड है जिसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, ये रहा संयोजकता बैंड। तो क्रिस्टल तो यहाँ पे है ना, अर्धचालक की पोजीशन तो ये है, तो संयोजकता बैंड के जस्ट ऊपर कुछ गैप है ना बेटा, तो ये गैप है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है, ये चालन बैंड है, इंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। और देखो ये तो किसके थे, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। जैसे सेकंड की बात करो तो सेकंड के लिए भी एनर्जी लेवल बनेगा ना, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हाँ कम करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। तो ये कौन सा बैंड है, सेकंड बैंड है। लेकिन हम वैलेंस बैंड और चालन बैंड के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा कि इसके बीच ऊर्जा अंतराल है ये, ठीक है। तो याद रखना कि जो चालन बैंड होता है ना, इसके बीच में ये ऊर्जा अंतराल कम ही होता है। कम होने का मतलब यानी इसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंच जाए। जो कुचालक होते हैं ना, उसमें ईजी बहुत ज्यादा होता है। ईजी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये अंतराल बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके यहां नहीं जा पाता। किसमें, कुचालकों में। लेकिन चालक में हमने देखा था, चालक में क्या देखा था बेटा कि ये तो संयोजकता बैंड है, याद करना आप, ये क्या है, संयोजकता बैंड है। और इसके जस्ट ऊपर ही क्या था, चालन बैंड था। ये वैलेंस बैंड है, संयोजकता बैंड, और इसके जस्ट ऊपर ही क्या था बेटा, चालन बैंड था। याद आ रहा है आपको, यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अति व्यापित होते हैं। यानी ये जस्ट ऊपर देखो, बिल्कुल ये जगह बिल्कुल भी नहीं है चालकों में। सोडियम में मैंने बताया था, तीसरा लेक्चर देखो बेटा, इसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, जस्ट ऊपर थोड़ा सा, ये देखो चालन संयोजकता। तो यहां से इलेक्ट्रॉन है ना फ्रीली चालन बैंड में मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अपना लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा वरना, है ना। तो बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था, और जितना प्रयास मेरे से हुआ समझाने का मैंने अच्छी कोशिश की, ठीक है ना बेटा। और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहना। बाकी अपन कल मिलते हैं, नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बेटा जी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा।